आपको लगता है आज वो आएगा? कैसे नहीं आएगा? हमने उसे अच्छे से वार्निंग दी है। दुनिया के किसी भी कोने में छुपा होगा तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। तुम चिंता मत करो। प्रणाली मैडम जी। नमस्ते, मैं गगनदेव। बैठो। 4 बार बुलावा भेजा था तुम्हें, एक भी नहीं मिला क्या? मिले मैडम, पर अब मुंबई आना थोड़ा मुश्किल होता है। उधर गांव में बहुत जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ मुंबई में कोई जिम्मेदारियां नहीं है तुम्हारी? ये तुम्हारी पत्नी, ये बच्ची, इनसे मन भर गया है क्या तुम्हारा? इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी? मैडम ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हारी पत्नी इस बच्ची की परवरिश के लिए कितनी तकलीफ उठा रही है, इसका जरा भी अंदाजा है तुम्हें? मैडम ये झूठ बोल रही है, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही है मुझ पर, और आप उसके झांसे मारे हैं। मैडम ना ही तो मेरी बीवी है और ना ही बच्ची मेरी है। ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है और इसको लगता है कि कानूनी मामले फंसाकर मुझे मानने में मजबूर कर सकती है कि मेरी पत्नी है। लेकिन नहीं मैडम, मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। एक 29 साल की औरत दिल में तकलीफ और गोद में 1 साल की बच्ची लिए विमेंस सेल में मदद के लिए आई। वो चाहती थी कि उसका पति लौट आए और उसे और उसकी बेटी को अपनाए। लेकिन जिस आदमी को वो अपना पति कह रही थी, वो जब आया तो उसने उस औरत और उस बच्ची को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ये दामिनी जो आज खड़ी होकर अपने हक के लिए लड़ रही थी, 3 साल पहले तक ये हमारे पड़ोस में दिखाई देने वाली किसी भी सिंपल सीधी सादी लड़की की तरह थी, जिसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपनों की चमक होती है। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। पापा मैं क्या कह रही थी कि किचन में मैंने खाना रख दिया, आप प्लीज गर्म करके खा लेना। ठीक है बेटा। ओके बाय पापा। बाय बेटा, अब ध्यान से जाना बेटा। ओके पापा। जी अब देखिए सर, आप प्लीज 25 तारीख से पहले पैसे भर दीजिए, वरना आपको पेनल्टी लगेगी। थैंक यू सर। दामिनी, ये लिस्ट लो, इसमें विवेक बहल का नंबर है। इसका बैलेंस 6000 से ऊपर चला गया और 4 महीने से इसने बिल नहीं भरा है। सर मैं इन्हें 3 दिन से लगातार फोन कर रही हूँ, पर हमेशा इनका फोन ऑफ आता है। ये लो, ये इसका फॉर्म है, इसमें इसका ऑल्टरनेट नंबर है। इसको ट्राई करो और इस रिकवरी को प्रायोरिटी पे डालो, ठीक है? राइट सर। हेलो। हेलो सर, क्या मैं मिस्टर विवेक बहल से बात कर सकती हूँ? सॉरी, रॉन्ग नंबर। लेकिन सर उन्होंने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है। इसलिए देखिए सर, मिस्टर विवेक बहल ने पिछले 3 महीनों से अपना बिल नहीं भरा है। देखिए, मैं किसी विवेक बहल को नहीं जानता। लेकिन सर उन्होंने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है। ये नंबर मैंने पिछले महीने लिया है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। काम में मन नहीं लगता ना तेरा? सारा काम मैं ही करूं, तू बस फोन में लगा रहा है। भैया फोन आया था, मैंने नहीं किया था। फोन आया था। गुड इवनिंग सर। दामिनी, वो कस्टमर विवेक बहल को फॉलो अप किया? जी सर मैंने किया था। सर वो जो ऑल्टरनेट नंबर है ना, वो किसी और को लॉट हो गया है। झूठ बोल रहा होगा दामिनी। अगर पैसे रिकवर नहीं हुए तो सारे पैसे हमें भरने पड़ेंगे और अमाउंट बहुत बड़ा है।
कोई बात नहीं, तुम फॉलो अप करते रहना, केस को छोड़ना मत, ओके? ओके सर, ओके। 444 9। ये ले बेटा। अंकल, माँ की दाल लाई हूँ, अरे वाह, अंदर किचन में रख देती हूँ। अरे रुक 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 रुक, दाल मत चढ़ा, मैं तेरे और अंकल के लिए बना कर लाई हूँ माँ की दाल। सुषमा दी, आज तो मजा आ गया। थैंक यू। मैं वहां रख देती हूँ। हाँ दी, आई लव यू। हेलो, कौन बोल रही हैं? आपने फोन किया है? जी वो आपके नंबर से मिस कॉल था। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं गगन। जी मैंने तो नहीं किया। वैसे आप कौन बोल रही हैं? सॉरी, मैंने कहा ना मैंने कोई फोन नहीं किया। किसका फोन था बेटा? कोई रॉन्ग नंबर था। हेलो। हेलो सर, क्या मैं मिस्टर विवेक? अरे मैडम, मैंने आपसे कल भी बोला था कि ये किसी विवेक बहल का नंबर नहीं है और ना ही मैं उसको जानता हूँ। सर लेकिन उन्होंने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है। एक मिनट, एक बात बताइए, कल आपने मुझे किसी दूसरे नंबर से कॉल किया था? सर मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। कल आपका मिस कॉल आया था, मैंने पलट के फ़ोन किया तो आपने कहा कि आपने फ़ोन ही नहीं किया। मैं गगन, याद आया आपको? मिस्टर गगन, क्या मुझे आपका एड्रेस मिल सकता है? आप किस लिए मिलना चाहते हैं? देखिए मिस्टर गगन, हमारा मिस्टर विवेक बहल पे काफ़ी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और उन्होंने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है। अब क्रॉस चेक तो करना ही होगा ना। आप आएंगे क्रॉस चेक करने? सर आप अपना एड्रेस देंगे? लिख लीजिए। मैं कम इन सर? कम इन। सर वो जो मिस्टर विवेक बहल का ऑल्टरनेट नंबर था वो अब किसी गगन देव को अलॉट हो गया। वो फोटो स्टूडियो चलाता है। सर वो बता रहा था कि वो किसी विवेक बहल को नहीं जानता और उसने ये नंबर 1 महीने पहले ही लिया है। ओके, विवेक बहल के एड्रेस पे किसी ने विजिट किया? सर मैंने राकेश से कहा था, वो बता रहा था कि विवेक बहल वहाँ पे किराएदार था जो अभी छोड़कर जा चुका है। ठीक है, किसी को गगन के पास भेजो, स्टूडियो पे। राइट सर। यस सर। राकेश को बोलो मैं बुला रहा हूँ। सर राकेश जी तो 2 दिन से छुट्टी पर है। अरे यार, ये रिकवरी ने मुझे परेशान कर दिया है। दामिनी तुम खुद जाओ और देखो चक्कर क्या है। मुझे इस रिकवरी को एंड करना ही करना है। ओके सर। गगन है? आप कौन? दामिनी। अच्छा 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 अच्छा, आप ही रिकवरी सेंटर से आई हैं? आप मिस्टर गगन हैं? जी। देखिए सर, मिस्टर विवेक बहल ने अपना ऑल्टरनेट नंबर यही दिया है, ये देखिए। माना, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नंबर मैंने पिछले महीने लिया हुआ है। बाकी आपके विवेक बहल को मैं नहीं जानता। देखिए सर, मैं तो समझ गई, लेकिन रिकवरी डिपार्टमेंट नहीं समझेगा। वो पेपर्स मांगते हैं, तो क्या आप प्लीज अपने पेपर्स की कॉपी दे देंगे? पेपर्स तो घर पे पड़े हैं, आप कल आ जाइए, कल मिल जाएंगे आपको पेपर। जी थैंक यू सर, मैं कल किसी को भेज दूंगी ऑफिस से कलेक्ट करवाने के लिए। ठीक है। अब सुनिए, पानी। जी पानी चलेगा। एक मिनट।
नो थैंक्स, पेपर्स कल पक्का मिल जाएंगे। पक्का। थैंक यू। यूं ही एक वर्क रिलेटेड फोन कॉल के दौरान हुई बात, फिर पहली मुलाकात। गगन को दामिनी पसंद आई और अब उसके पास दामिनी का पर्सनल नंबर भी था। यूं ही फिर फोन कॉल्स बढ़े, बातें बढ़ी और इससे पहले कि दामिनी कुछ समझ पाती, वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। तुम उत्तर प्रदेश से हो? हाँ, कमाल है, मैं भी तो यूपी से हूँ। वैसे तुम लोग यहाँ मुंबई कब आए? हम लोग मुंबई 93 में आए थे, जब दंगों में हमारी दुकान जला दी गई थी। बस उसी वक्त मुंबई आना हुआ। तब तो मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? फिलहाल तो बस मैं और पापा है। पापा रिटायर हो गए हैं और माँ को गुजरे हुए 11 साल। एक बड़े भैया हैं, वो भी 4 साल पहले शादी करके गांव शिफ्ट हो गए। वहाँ हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, बस वहीं पे खेती बाड़ी करते हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं हूँ, माँ, बाबूजी, बड़ा भाई जयराज और भाभी। हमारे 2 फोटो स्टूडियो हैं, एक बाबूजी संभालते हैं तो दूसरा मैं और बड़ा भाई। और घर का सारा कामकाज माँ और भाभी संभालती हैं। तो ले दे के घर में एक ही कवारा है, मैं। अच्छा दामिनी, एक सीधी सी बात, क्या? मुझसे शादी करोगी? क्या तुमने इस बारे में अपनी मम्मी पापा से बात की है? गगन बेटा, हम एक दूसरे से मिल लिए, जान लिया एक दूसरे को। मैं जानता हूं बेटा तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर बेटा तुम्हारे माँ बाप से ना ही कभी दामिनी मिली है और ना ही कभी मैं। बेटा ये सारी बातें तो घर वाले बैठ कर तय करते हैं ना। देखिए पापा, मेरे माँ बाप नहीं मानने वाले। हालांकि उनकी नज़र में मैं एकदम निकम्मा और आवारा हूँ, फिर भी वो बिना दहेज की शादी नहीं करेंगे। और अगर उनके भरोसे रहे तो हम लोग कभी साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन पापा, अगर एक बार शादी होगी ना, तो फिर तो उनको मानना ही पड़ेगा। पापा, भैया, तो क्या शादी के बाद तुम लोग यहीं रहने वाले हो? हाँ, मैं वैसे भी पापा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन उसके घर वाले मान जाएंगे? मैं गगन के भैया भाभी से मिली हूँ, उन्हें सब पता है। माँ बाप जी कभी नहीं मानने वाले। कुछ भी कर लो, मेरी भी नहीं सुनेंगे। भैया फिर क्या करेंगे? गगन के भैया भाभी को मंजूर है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद माँ बाबूजी नहीं मानेंगे। चलो हम लोग मंदिर में जाके शादी करते हैं। क्या हुआ अगर मेरे माँ बाबूजी का आशीर्वाद नहीं, तुम्हारे पापा का आशीर्वाद तो साथ में है। और वैसे भी आज नहीं तो कल मेरे माँ बाबूजी भी मान जाएंगे। फोटो देखिए, इसमें आप ही है ना या कोई और है? हाँ, मैं हूँ। मिस्टर गगन, जब आप यहाँ आए थे तब आपने ये कहा था कि आप इस औरत को जानते ही नहीं है। अब इन फोटो को देखकर आपने अलग ही सुर पकड़ लिया। कहाँ से आए इतने सारे फोटो? झूठ बोल रहा है ये, धोखा दिया है इसने। देखिए जो सच है मैंने बता दिया। मिस्टर गगन, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है।
यहाँ किसी और की नहीं बल्कि आपकी पत्नी और आपकी बच्ची की जिम्मेदारी उठाने की बात चल रही है। बच्ची आपकी नहीं है ना? डीएनए टेस्ट करवाओ। तुमने मुझसे कहा नौकरी छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। दिन दिन भर घर में पड़ी रहती हूँ और तुम हो कि 3-3, 4-4 दिन घर नहीं आते, हमेशा मुझसे दूर रहते हो। प्लीज मुझे अपने घर ले चलो ना। देखो दामिनी, तुम्हें तो मालूम है कि माँ बाबूजी को मनाना भी बाकी है, और वैसे भी मेरे घर की औरतें नौकरी नहीं करती, इसीलिए तो मैं तुमसे वो सब करवाना चाह रहा हूँ कि कैसे भी करके माँ बाबूजी को तुम पसंद आ जाओ। यार ऐसे मुंह मत लटकाओ, अच्छी नहीं लगती हो। हंसो हंसो। बस बस बहू। आओ साहबजादे, मिल गई फुर्सत? क्या बात है, कई कई दिनों तक शक्ल नजर नहीं आती तुम्हारी? नहीं बाबूजी, वो जरा काम में फंस गया था। क्या काम करते हो? हैं? जयराज तो बोलता है कि सारे दिन स्टूडियो में झक मारते हो। काम करते हो बाबूजी। गगन, किधर जा रहे हो? चलो बैठो, नाश्ता कर लो। नहीं माँ, भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। इसकी शादी कर दो, तभी ये खूंटे से बंधेगा, वरना सारे जीवन ऐसे भटकता फिरेगा ये। हम कही देते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। यूपी से लौटते ही इसके हाथ पीले कर देते हैं। बाबूजी, कल दोपहर 3 बजे की ट्रेन है, 1 बजे घर से निकल जाएंगे। ठीक है जयराज जी। तू दोनों स्टूडियो संभाल तो लेगा ना? अरे बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए। जानते हैं पापा, गगन ने ना सेल्समैन की नौकरी ढूंढ ली है। जॉब तो ठीक है बेटा, पर मुझे डर लग रहा है वो कब तक अपने परिवार के साथ इस तरह आंख में चोली खेलता रहेगा। पापा, सब ठीक हो जाएगा। गगन कोशिश कर रहे हैं ना, आप देखना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है पापा। खुश रहो बहू। सुनो गगन। जी बाबूजी। जयराज का काम में हाथ बटाना और दिन भर जो है ना आवारागर्दी मत करना। जी। गगन, दामिनी को ले आओ, यही मौका है। माँ बाबूजी 15 दिन बाद आएंगे। पर भाभी, माँ बाबूजी आ जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर उन्हें सच्चाई बता देंगे कि आपने शादी कर ली है। एक बार गुस्सा करेंगे फिर तो मान ही जाएंगे ना। हेलो दामिनी, मैं सीमा बोल रही हूँ। भाभी नमस्ते। तू एक काम कर, जल्दी से अपना सामान पैक कर ले। भाभी, क्या बाबूजी और माँ जी मान गए हैं? तू बस आ जा, गगन 10 मिनट में निकल रहा है तुझे लेने। दामिनी, बेटा ना ही तेरी शादी ठीक से हुई, ना ही मैं तुझे ठीक से विदा कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए। देखना, अब सब ठीक होने वाला है।
अच्छा क्या सीमा जो तुम दामिनी को लेके आ गई। गगन, बीबी आ गई तुम्हारी, उधर जा बेटा, खाना थोड़ा मन लगा ले। अब देखना ये है कि माँ बाबूजी आगे क्या बोलते हैं। महेश, जी भाई साहब। गगन के लिए एक लड़की है जी। इकलौती है, अच्छा पैसे वाला परिवार है। तो बात चलाओ ना भाई साहब। वैसे उसकी उम्र शादी लायक हो गई, शायद शादी के बाद वो लाइन पे आ जाए। 10 लाख रुपए कैश देंगे, 30-35 तोला सोना और भी बहुत कुछ देंगे। इकलौती लड़की है ना आखिर। इकलौती है, फिर और किसको देंगे? भाई साहब आप तो बस बात चलाइए। खुश रहो बाबू। खुश रहो, खुश रहो। ये कौन है? माँ बाबूजी, ये दामिनी है। दामिनी तो ठीक है, पर ये है कौन? माँ जी, बाबूजी, गगन ने शादी कर ली है। ये आपकी बहू दामिनी है। न तुमने हमसे पूछा न हमें बताया, तेरी हिम्मत कैसी होगी शादी करने की? कौन है ये लड़की? कुछ पता है इसके खानदान का? और कब किया तुमने झूठी शादी का नाटक? अक्टूबर में की शादी। यानी 1 महीने से नोटंकी चल रही थी। तुम लोग हमारी पीठ पीछे ये कुकर्म कर रहे थे। अच्छा, तो इन्हें घर में घुसाने के लिए हमारे जाने का इंतजार हो रहा था? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये लोग थोड़े से डरे हुए थे कि आप लोग दामिनी को स्वीकार नहीं करोगे। वो तो हम अब भी स्वीकार नहीं कर रहे। ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। लेकिन क्यों माँ? चुप कर। मैं तो समझता था तो निकम्मा है, लेकिन बेवकूफ भी है। अरे ऐसी किसी को उठा के लिया है, शादी कर ली, पत्नी बना ली। ए लड़की, अपना सामान बांध और निकल यहाँ से, नहीं तो मैं उठा के फेंक दूंगी। माँ चुप कर। तू इतना बड़ा नहीं हो गया कि अपने भले बुरे के बारे में सोच सके। माँ जी वो सीमा, अगर तुम्हें इस लड़की की वकालत करनी है ना, तो तुम भी अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। गगन कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा वहां पर। उन्होंने कहा है कि वो सब संभाल कर जल्दी आ जाएंगे मेरे पास। क्या बकवास है? पापा, क्या हुआ पापा? पापा आप क्यों रो रहे हैं? पापा सब ठीक हो जाएगा। अरे का गधापना कर दिया गगन ने। बड़ा बेवकूफ निकला हमारा लड़का। लड़की ने बहलाया फुसलाया होगा। तुम एक काम करो, गगन को कहो कि ताऊ जी ने जो लड़की देखी है वो बहुत अच्छी है, बहुत कुछ लेकर आई। और अगर फिर भी दिमाग में बात नहीं आती है तो लड़की के बाबूजी को बुलाओ, उससे मोल भाव करो, सौदा करो, बिना सौदे के मत जाने देना। अरे हमारा लड़का जो है वो कोई रद्दी नहीं है कि ऐसा ही फेंक दे, समझ गए ना?
आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। माँ, वो अच्छी लड़की है, तभी मैंने शादी की। उस बेचारे की माँ मर चुकी है, बाप रिटायर हो चुके हैं, थोड़े गरीब जरूर हैं। तो क्या करें, हमने धर्मशाला खोल रखी। अरे बेटा, तुझे तो अपने भविष्य की परवाह नहीं है। अगर वो खाली हाथ चली आई, कुछ नहीं लाई, तो क्या खाक करेगा जीवन में? हाँ? गगन, उसके बाप से बोल एक बार मुझसे आकर मिले। ये क्या कह रहे हैं आप? इसमें हर्ज क्या पुष्पा, एक बार मिल लेते हैं ना। देखिए, हमारे यहाँ ज्यादा का रिवाज है, पर आपकी हैसियत को ध्यान में रखते हुए इतना ही कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए नगद और 10 तोला सोना। बाकी अपनी बेटी खुशी के लिए जो मर्जी हो दे देना, हम बुरा नहीं मानेंगे। मैं पेंशन पर जी रहा हूँ, एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करता था। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है समधी जी। अभी बात पक्की नहीं हुई और आप रिश्ते गांठने लग गए। पहले सारी व्यवस्था कर लो, फिर अपनी बेटी को भेज देना और मुझे समधी बोल देना। अभी आप माफ कीजिएगा। माँ जी, भाऊजी, हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से माना है, प्यार किया है, शादी की है। जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में चपड़ चपड़ नहीं करते। ये शादी हमने नहीं करवाई, तुमने खुद की है। और वैसे भी इस शादी का कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ शादी बड़े धूमधाम से की जाती है, पूरे खानदान रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। एक शानदार रिसेप्शन दो और जितना कहा गया है कम से कम उतना लेकर आओ, फिर कर लेना अपनी मुंह दिखाई। जाइए, व्यवस्था कीजिए। पापा, मैं घर छोड़ आया हूँ। अब मैं यहीं आप लोगों के साथ रहूँगा। बेटा, ये इतना आसान नहीं है, खास करके एक लड़की के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। इसे ससुराल वाले जब तक अपना नहीं लेते तब तक मुश्किल है बेटा, कुछ आसान नहीं है। पापा, मैं मना लूँगा, वो मेरे माँ बाप हैं, जानता हूँ उन्हें। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर वो लोग मान जाएंगे। इस लड़की को धोखे पे धोखा देते रहे हो तुम। मैंने जानबूझ के कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो अपने परिवार और इसके बीच में खुद पिस रहा था। मैं खुद बड़ी परेशानी में जी रहा था। वापस कब आओगे? माँ की तबीयत ठीक हो जाए मैं आ जाऊंगा। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। बेटा, कोशिश करना कि तुम्हारे माँ बाप मान जाएं। गगन, अगर तू अब उधर वापस गया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ, ये क्या नाटक है? क्या हुआ है तुझे? गगन, अगर तुझे बीमार करना बोला होता तो तू आता। इधर आ, चुपचाप मेरी बात सुन।
मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है, खानदानी और पैसे वाली है। देख बेटा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। कहाँ सड़ रहा है वहां। माँ। बेटा एक बार देख ले, तुझे मेरी कसम। हम कह रहे हैं हमें तो वैशाली पसंद है। आप हाँ करें तो बात आगे बढ़े। कैसी हो दामिनी? अकेली हूँ। गगन 2 महीने हो गए, कब वापस आओगे? यहाँ गांव में घर की मरम्मत का काम चल रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। कहीं तुम गांव शिफ्ट होने का तो नहीं सोच रहे? अरे माँ बाबूजी का तो ये विचार है। तुम वापस तो आओगे ना? हाँ दामिनी, आ रहा हूँ, बस एक आध हफ्ता और। गगन दामिनी के पास लौटा, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए, और अगले 6 महीने तक वो आता जाता रहा। अगस्त 2010 में दामिनी प्रेग्नेंट हो गई। यही वक्त था जब दामिनी को गगन के साथ की और इस रिश्ते को ठहराव की जरूरत थी। लेकिन गगन अब भी टालमटोल जवाब ही देता रहा कि कब उसके माता पिता दामिनी को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। पहला बच्चा है? जी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जो विटामिन मैं लिख रही हूँ उन्हें टाइम पे ले लेना, और अगले महीने चेकअप के लिए आ जाना। जी। दामिनी, मुझे कुछ दिन के लिए फिर से जाना होगा। गगन प्लीज मत जाओ, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है। दामिनी, कुछ दिन की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पक्का। चलो। अरे बस 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 बस, अब से ज्यादा काम बंद। खाना मैं लाया करूंगी। अब तुझे इसका ख्याल रखना है। अब 1 नहीं 2 है तू, समझी? जा आराम कर, मैं बना लूंगी। आज मैंने उसे पहली बार महसूस किया है। जानते हैं गगन, उसने लात मारी। अगर लड़का होगा ना तो हम उसे फुटबॉल प्लेयर बनाएंगे, और लड़की होगी तो पीटी उषा। दामिनी, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आऊंगा ना तो कान लगा के बात करूंगा और पूछूंगा क्या बनना है। हाँ हाँ पूछ लेना, आपको भी लात पड़ेगी। वैसे गगन, आप कब आ रहे हैं? आजकल ना बहुत अकेलापन लगता है। दामिनी, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना है। जी। गगन, तू अब भी बात करता है उससे? अरे कितनी बार बोला गगन तुझे, तो तेरी जिंदगी बनने जा रही है, तो समझता क्यों नहीं? आ जाओ पूछो आराम से। 8वां महीना लग गया तुझे, अगले महीने बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा।
लेकिन पिछले 6 महीनों से हमने इसके बाप की शक्ल तक नहीं देखी है। कहाँ वो बता रहा था कि दादाजी ने बिस्तर पकड़ लिया है, कभी भी जान जा सकती है, इसीलिए रुका हुआ है। और इधर तू और तेरा बच्चा, इन दोनों जानों की कोई परवाह नहीं उसे? पापा 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 क्या हुआ पापा? हाँ दामिनी बोलो। पापा पापा मैं छोड़ के चले गए। क्या? आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक आ गया। दामिनी तुम ठीक तो हो ना? गगन प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज आ जाओ। दामिनी खुद को संभाले रखना। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अपना ध्यान रखना। हाँ मुबारक हो दामिनी, एक सुंदर सी बेटी हुई है। बिल्कुल हमारी छोटी दामिनी है ये। गगन कहाँ है? आ भी रहा है कि नहीं वो? उन्होंने कहा है कि वो परसों आ जाएंगे। एक बार इसे देखेगा ना तो कभी इसे छोड़कर नहीं जाएगा। हमारी प्यारी सी गुड़िया है ये, है ना? तू देखना, इसे मैं हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, है ना? है ना? अब तुम कहोगे कि बिल्कुल तुम पे गई है। वो तो है। प्लीज अब मुझे अकेला मत छोड़ना। देखो दामिनी, एक बार तो जाना होगा। क्या है कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, अंतिम सांसें लेने में चले। और हाँ, फिर माँ बाबू जी को पोती की खुशखबरी भी तो सुनानी है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो देखना वो लोग मान जाएंगे। और तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे के लिए जा रहा हूँ। अच्छे के लिए जा रहा हूं कहकर गया था, फिर 6 महीने तक मुंह नहीं दिखाया। उसके बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। देख दामिनी, तू अपना ये थैंक यू बंद करा। महक हमारी भी बेटी है ना? है ना? और कब आ रहा है वो गगन? उसको बोल कि तुरंत आए, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। इस बार मैं और शाम बात करेंगे उससे। एक बात बोलूं दामिनी, कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। उसका पूरा परिवार गांव शिफ्ट हो गया है। दादाजी पिछले 1 साल से अंतिम सांसें गिन रहे हैं। जरूर ये कोई बहाना है। कैसे हो? दादाजी कैसे हैं? दामिनी क्या है? क्या चाहिए? गगन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कब वापस आओगे? कब मेरा पति मेरे साथ रहेगा? कब मेरी बच्ची का पिता उसे अपनी गोद में उठाकर खिलाएगा? कब हम लोग साथ में रहेंगे? कब तुम्हारा परिवार हमें अपनाएगा?
तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं तो खुद ही तो मैं अपनाना नहीं चाहते। हेलो गगन, तुम सुन रहे हो ना? देखो दामिनी, मुझे लगता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा है। गगन, कहीं कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई है? गगन जवाब तो, कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई है? हाँ दामिनी, मेरी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी फैमिली है, इसलिए कहता हूँ कि मुझे भूल जाओ और नए सिरे से अपना घर बसा लो। गगन, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने कब शादी कर ली? कहाँ? यही गांव में, इसी साल 21 मई को। आप समझी मेरी बात? मतलब कि हमारी बेटी के पैदा होने के 1 हफ्ते बाद ही तुमने शादी कर ली? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे बोल के गए थे कि तुम बाबा जी को बेटी की खुशखबरी देने जा रहे। देखो दामिनी, जो होना था सो हो गया, अब उस पर रोके कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कहता हूँ कि अब तुम भी अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। जी खाना लग गया है, माँ जी बुला रही है। आता हूँ। दामिनी की लड़ाई आसान नहीं थी। गगन अब शादीशुदा आदमी था जिसने 2 शादियां की थी। दामिनी को एक पत्नी का और एक मां का हक चाहिए था और उसे अपनी बेटी को उसके बाप से सारे हक दिलवाने थे, उस बाप से जो हक देने के लिए तैयार नहीं था। एक साधारण औरत की अपने हक की लड़ाई, दामिनी की लड़ाई एक विशाल रूप लेने जा रही थी। चिंता मत करो दामिनी, हम हैं ना तुम्हारे साथ। महक को देख, अभी 5 महीने की है, लेकिन अगर तू कमजोर हो जाएगी तो इसका असर सीधा उस पर पड़ेगा। महक को एक मजबूत माँ की जरूरत है। दामिनी, तू बता रही थी ना वो गगन की भाभी आजकल यहीं आई हुई है, चलकर बात करते हैं ना उससे, जाने तो सही बात क्या है। हो सकता है गगन अपने माँ बाप के दबाव के चलते झूठ बोल रहा हो।
बच्ची कैसी है? दामिनी, खाना तैयार है। महक को दूध पिलाकर आ जाना। दामिनी, मैं समझ सकती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कब तक ऐसे अंदर अंदर घुटती रहेगी? कुछ बोलेगी, बात करेगी, तभी तो मन हल्का होगा ना। और हम सब हैं तेरे साथ हमेशा। चलो हम लोग मंदिर में जाके शादी करते हैं। बस दीदी, अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं महक को भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं उसे इस तकलीफ में नहीं छोड़ूंगी। किसी आदमी ने तुमको धोखा दिया, बच्ची के साथ अकेला छोड़कर चला गया, और तुमने सोचा कि बस अब जीने को कुछ नहीं बचा, चलो खत्म कर लेते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे इसमें तेरी गलती नहीं है, महक की क्या गलती है? अगर गलती किसी की है ना तो उस गगन की है। आइंदा ऐसा सोचना भी मत। और दामिनी, पैदा होना या मरना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो है अच्छी जिंदगी जीना। याद है तुम्हारे पापा हमेशा बताया करते थे कि तुम छोटी थी तब दंगों के बीच फंस गई थी, तब तुम खुद अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने माँ बाप के घर लौट आई थी। इतनी छोटी सी उम्र में जब तुमने इतनी समझदारी और हिम्मत से काम लिया था, तो अब मुझे पता है मेरी दामिनी अब भी अपना रास्ता खोज लेगी। तुझे अपने और महक के हक के लिए उस आदमी से लड़ना है। पड़ोसियों के सहारे जो पड़ोसी कम और परिवार ज्यादा थे, दामिनी ने हिम्मत बटोरी और अपने ऊपर हुई ज्यादती के खिलाफ खड़ी हुई। वो सिर्फ ये चाहती थी कि गगन देव उसे अपनी पत्नी माने और उसकी बेटी को अपनी बेटी। हम लोग शादी में मौजूद थे। मैम ये देखिए, मैरिज रजिस्ट्रार का इंटीमेशन लेटर और ये हमारे फोटोग्राफ्स। हमने अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि गगन के माँ बाप जी नहीं माने, और फिर कोई ना कोई अड़चन आती रही। ठीक है, मैं इस गगन से बात करूंगी।
वो इस वक्त यूपी में है ना, अपने गांव में? जी मैडम। मिस्टर गगन, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। या आप ये चाहते हैं कि मैं इस एनसी को एफआईआर में बदल दूं? तकलीफ हो जाएगी, समझ लो। कर लिया तुमने जो करना था, मिल गई तसल्ली, भर गया पेट। अरे तुम्हारे पास सिर्फ यही एक तरीका था अपनी मांग पूरी करने के लिए। मैं कहीं का नहीं रहा, फंसा दिया तुमने मुझे। मैंने ऐसा क्या कर दिया गगन? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे ना। तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते थे, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना। हाँ, तो मेरे चाहने आना चाहने का अब क्या? हालात मुझे कठपुतली की तरह रहना चाह रहे हैं। इधर जाओ तो कुआं, उधर जाओ तो खाई। देख, मुझे जाने दे, सब कुछ खत्म करने दे। अगर मैं यहाँ रुक गया तो वैशाली का बाप मेरे खिलाफ एफआईआर लिखा देगा, इसलिए कहता हूँ जाने दे मुझे। तुम गए तो वापस नहीं आओगे। तुम्हारे कब आए थे जो अब आओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे रोकने से मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? गगन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा नहीं तो अपनी बच्ची का तो सोचो। इसके लिए मुझे वहां की जिंदगी संभालनी होगी दाम। देख, मैं भी जिंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा अपने घर वालों को और वैशाली को अपने फैसले के बारे में साफ साफ बता दूंगा और सब कुछ शांति से खत्म करके। देखो दाम, पुराना जब तक खत्म नहीं होगा, नए की शुरुआत कैसे होगी? और वैसे भी तुम ये बात पुलिस तक पहुंचा चुकी हो, मैं कहां भाग के जा सकता हूं? इसीलिए डरो मत, जो बाकी बचा है उसे मुझे खत्म करके आने दो। अरे शीतल, कैसी हो? मस्त। अरे मैं अभी तक सोया नहीं बच्चा। शीतल, खाना बना के रखा है, भिजवा दूं? नहीं दीदी, फ्रेंड्स के साथ खाकर आई हूँ। अच्छा दामी, चलती हूँ। हद है, तूने फिर से उस पर भरोसा किया। तुझे उसे वापस जाने नहीं देना चाहिए था। दीदी, मैं उन्हें पकड़ के तो नहीं रख सकती ना। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो जल्दी वापस आएंगे। हाँ, ये सही है, वो प्रॉमिस पक्का रखेगा। उसे तो प्रॉमिस रखने के कई अवार्ड जो मिल चुके हैं ना। इस बार अगर वापस नहीं आया ना तो सीधा पुलिस कंप्लेंट कर देना। हेलो दामिनी जी। हमने आपको एक सलाह देने के लिए फोन किया है। बहुत छोटी सी सलाह है। गगन के पास आने की कोशिश मत कीजिए, और हाँ, पुलिस से दूर ही रहिए। आप कौन बोल रहे हैं? नाम से नहीं, बात से मतलब रखो। अगर बात भेजे में नहीं घुसी ना तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों नहीं बचेंगे, समझे ना? कौन बोल रहे हैं? बात समझ में नहीं आ रही है क्या? बार बार एक ही बात को बोले जा रही है दामिनी जी आप। हमने सोचा था कि जबान से काम चल जाए, चाकू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके फायदे के लिए कह रहे हैं, गगन से दूर रहिए, नहीं तो हमें आपको और आपकी बेटी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। हेलो हेलो, The number you have dialed is not in service at this time. मैम, मैंने गगन के फ़ोन पे कई बार नंबर ट्राई किया, लेकिन फ़ोन ऑफ आ रहा है। मुझे लगता है उसने अपना नंबर कटवा दिया। मैडम, जिस नंबर से धमकी आई थी वो यूपी का नंबर है। दामिनी, मैं तुम्हारे एनसी को एफआईआर में कन्वर्ट करें, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई लोकल पुलिस स्टेशन ही करेगा।
जिसके एरिया में केस पड़ता है वही इसे आगे देखेगा। मैं अभी तुम्हारी फाइल वहां भिजवा देती हूँ, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। जी। आपको साहब ने बुलाया है। सर वो प्रणाली मैडम ने बोला कि मेरे केस की फाइल आपके थाने में भेजी है। वुमेन सेल से अब तक आपकी फाइल मेरे पास नहीं है। साहब, इसके हस्बैंड ने वादा किया था कि वो वापस लौट के आएगा। लौटना तो दूर, ऊपर से वहां से धमकियां दे रहा है कि भूल जाओ, पुलिस के पास मत जाना वरना माँ और बेटी दोनों को मरवा दूंगा। अपने बच्चे को मारने की बात कर रहे हो। देखिए, मैं आपका केस देखता हूँ। आप लोग 3 दिन बाद आइए या फिर मैं आपको फोन कर दूंगा। अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों की फाइल तो अब तक नहीं आई। लेकिन सर प्रणाली मैडम ने कहा था कि उन्होंने 4 दिन पहले फाइल भेज दी थी। शायद कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो। साहब आप कार्रवाई तो शुरू करें। देखिए, आप लोगों ने एफआईआर वुमेन सेल में किया है तो हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना। आप लोग 1 हफ्ते बाद आइए, हो सकता है तब तक फाइल भी आ जाए। मुझे तो लगता है आप लोग को एक बार फिर से वुमेन सेल जाकर पता करना चाहिए कि फाइल वहां से निकली भी है या नहीं। और अगर उनके हिसाब से फाइल हाथों हाथ भेज दी गई थी तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पुलिस स्टेशन इतना दूर भी नहीं है। हाँ, शीतल सही कह रही है, हमें प्रणाली मैडम से फिर से जाकर मिलना चाहिए। अरे क्या बोल रही हो तुम लोग? मैंने तो उसी दिन एफआईआर बना के भेज दी थी। आरती, इनकी फाइल का क्या हुआ? मैडम मैंने तो उसी दिन डिस्पैच कर दी थी, वहाँ थाने में रिसीव भी हो गई है। किसने रिसीव की थी? जी कांस्टेबल गायकवाड़ ने। ठीक है, तुम जाओ। जी। नमस्कार, कांस्टेबल गायकवाड़ बोलते हैं। मी प्रिया साहब, प्रणाली शिंदे, वुमेन सेल मधनं बोलती है। 10 दिन पहले हमने दामिनी के केस की फाइल आपके यहाँ भेजी थी, क्या हुआ उसका? मैडम फाइल तो आई थी हमारे पास। आई थी तो उन लोगों को ये क्यों बताया जा रहा है कि आपके यहाँ फाइल आई ही नहीं है? वो फाइल तो मैंने पीएस आपको भेजी थी। कदम सर से कनेक्ट कर सकते हैं फोन पे इस वक्त? हाँ मैडम, 1 मिनट। नमस्कार सर, मी PSI प्रणाली शिंदे, वुमेन सेल मधून। प्रणाली, मुझे फाइल मिली है, मैंने पढ़ी भी है। सर इस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ है। इसके पति ने बहुत ही गंभीर गुनाह किया है। उसने इसे पहले तो छोड़ दिया, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली सर, जो कि कानून के खिलाफ है। प्रणाली, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम सर? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तुम्हें अभी बुलाया है इसी वक्त। लेकिन उन्होंने हमें ऐसा क्यों कहा कि फाइल मिली नहीं? तुम लोग अभी जाके वहां मिलो तो सही। अब अंदर जाइए। फोटोग्राफ्स के आधार पर आप ये दावा कर रही हैं कि आपकी शादी हो चुकी है? जी सर। और शादी के सबूत के तौर पर मैरिज रजिस्ट्रार का ये इंटीमेशन लेटर? जी सर। इसके अलावा कानूनी ऐसी कोई चीज नहीं जिससे ये साबित हो सके कि आपकी शादी हुई है। साहब का क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। देखिए, जब आपके पास कानूनन कोई सबूत ही नहीं है तो हम आगे की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? ये इंटीमेशन लेटर कोई मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए आपकी शादी नहीं मानी जाएगी। और जहां तक ये फोटोग्राफ्स का सवाल है, ये आपकी शादी के नहीं है। आप दोनों के साथ में जो भी फोटोग्राफ्स हैं, इससे ये साबित नहीं होता कि गगन आपका पति है। लेकिन सर वहाँ विमेन सेल में प्रणाली मैडम के सामने उसने कबूल किया है कि दामिनी उसकी पत्नी है। जी सर, और प्रेगनेंसी के वक्त मैं जब भी क्लिनिक जाती थी वो हमेशा मेरे साथ होते थे। वहाँ के डॉक्टर्स भी उन्हें जानते हैं। मैडम, ये कोई सबूत नहीं है। पर क्लिनिक में तो आपके साथ कोई भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका पति हो। देखिए मैडम, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, इसलिए पिछली बार भी आप लोगों को नहीं बताया था। लेकिन हमने केस को फॉलो किया है, उस गगन को भी यहां बुलाया था। और देखिए, वो हमें ये देकर गया है। ये लेटर आप ही का लिखा हुआ है, नीचे आपकी सिग्नेचर है, मई 2011।
मेरा अब गगन से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने उससे सारे नाते तोड़ लिए हैं। मैं आगे से उस पे मुझे पत्नी मानने के लिए कोई जोर नहीं डालूंगी। और वो बच्चा मेरा है, सिर्फ मेरा। बोलिए, ये आप ही का लेटर है ना? आप ही की साइन है? दामिनी, ये तूने लिखा है? सब मैं मानती हूँ कि ये लेटर मैंने लिखा है, लेकिन उस दिन कोई और कारण था। उन्होंने मुझसे कुछ और कहा था। अब तुम कहोगे कि बिल्कुल तुम पे गई है। वो तो है। प्लीज अब मुझे अकेला मत छोड़ना। देखो दामिनी, एक बार तो जाना होगा। वो क्या है कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, अंतिम सांसें ले रहे हैं बेचारे। और हाँ, फिर माँ बाबू जी को पोती की खुशखबरी भी तो सुनानी है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर देखना वो लोग मान जाएंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। गगन, मैं उसके इंतजार में उससे पहले के सारे दिनों की खुशियां खोना नहीं चाहती। वो दिन जल्दी आएगा। हमारी बेटी हमारे लिए खुशियां लाई है। बस तुम जरा सी हेल्प कर दो तो वो दिन जल्दी आ जाएगा। बोलो ना गगन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माँ बाबूजी मुझे तुम्हारे चक्कर में मुंबई नहीं आने देते। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास गया तो लौटूंगा नहीं। मुझे ब्लैकमेल करते रहते हैं, मरने होने की बातें करते हैं। बेटा होना उनका भावनाओं में बह जाता हूँ। तो तुम बताओ मैं क्या करूँ? दामिनी, कुछ ऐसा करते हैं कि उन्हें लगे कि तुम मुझे अब नहीं चाहती हो। और मैं मुंबई यहाँ तुमसे मिलने के लिए नहीं, अपने काम से जा रहा हूँ, अपना करियर बनाने के लिए जा रहा हूँ। और वैसे भी अब हमारी बेटी हो गई है। देखना, देर सवेर वो लोग मान ही जाएंगे। गगन, तुम वापस आ जाओ। मुझे और क्या चाहिए? मेरा अब आने देंगे 100%। दामिनी, अपना ख्याल रखना। चलिए, माना कि ये लेटर आपसे धोखे से लिखवाया गया है, पर ये साबित कैसे होगा? आपकी फीलिंग्स कोई सबूत नहीं है मेरे। सबूत है ये लेटर जिसे आपने लिखा है, जिस पर आपकी साइन है, और यही लेटर आपके खिलाफ जा रहा है। देखिए मैडम, अब आपको यही बोल सकता हूं कि गगन पर कानूनन कोई केस नहीं बनता। कानून की नजर में आप अब भी कुंवारी मानी जाएंगी। अब आप ही बोलिए कि मैं केस क्या बनाऊं? हार मत मानो। तो अब क्या करें? रो ले दामिनी, जितना चाहे रो ले, लेकिन बस ऐसे हिम्मत मत हारना। अपने दर्द को छुपाओ मत, बल्कि बताओ लोगों को। याद रखना दामिनी, कानून के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। तो क्या हम अदालत में जाएंगे? जरूरत पड़ी तो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें दामिनी के दर्द से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए।
दामिनी, तू पक्का यही ईमेल आईडी यूज कर रही थी ना? दामिनी 76@sss.hn, राइट? चल, तेरा नया पासवर्ड तेरी ईमेल आईडी में आ जाएगा। तेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड बता। लास्ट जो मैंने यूज किया था वो गगन ILU यही था। बहुत प्यार करती थी ना उससे, और शायद आज भी दिल के किसी कोने में उसके लिए प्यार है। मिल गया। अरे वाह, ये तो चालू भी है। चल, अब हम तेरे और गगन के साथ वाले फोटोग्राफ्स मैरिज रजिस्ट्रार का इंटीमेशन लेटर अपलोड करते हैं। तेरा स्टेटस अपडेट करेंगे और तुझे मैं फ्रेंड ऐड करके तेरा स्टेटस अपनी वॉल पे शेयर करती हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स से कहती हूँ शेयर करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमसे जुड़ेंगे और हमें कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। ला, फोटो दे। जिस आदमी से मैंने प्यार किया, जिस आदमी से मैंने शादी की, जो मेरी बेटी महक के पिता हैं, वही आज कहते हैं कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। वो आज धोखे से दूसरी शादी कर चुके हैं। मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया गया। इसीलिए मुझे उसने छोड़ दिया। मैं मदद के लिए थाने गई। वहाँ मुझे सुनने मिला कि मैं अपने पति गगन देव से इस मामले में नहीं जीत पाऊंगी। वो आज यूपी के एक गांव में अपनी दूसरी पत्नी के साथ चैन से जिंदगी बिता रहे हैं और मैं यहाँ अपनी और उसकी 1.5 साल की बेटी महक के साथ बड़ी मुश्किल से वक्त काट रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। प्लीज़ जितना हो सके इस पेज को फॉरवर्ड और शेयर करें। मुझे अपने हक की लड़ाई में आपका साथ चाहिए। तीर हमने छोड़ दिया है, अब देखना यह है कि निशाने पर कब लगता है। दामिनी ने अपनी लड़ाई की छोटे पैमाने पर शुरुआत की। अपनी लड़ाई को सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लोगों तक पहुंचाने का ख्याल दामिनी के लिए फायदेमंद साबित हुआ और यहीं से दामिनी की कहानी न सिर्फ दामिनी के आसपास के लोगों तक बल्कि गगन के करीबी लोगों तक भी पहुंची। कुछ लोग मदद के लिए सामने आए और अब दामिनी को अपनी मशाल उठाकर आगे बढ़ना था। क्या दामिनी की लड़ाई आगे बढ़ पाई? जिन लोगों का साथ पाने में दामिनी कामयाब हुई, उसी साथ को क्या दामिनी एक मुहिम में तब्दील कर पाई? दामिनी की लड़ाई ने आगे चलकर एक विशाल रूप हासिल किया। दामिनी की अपने लिए और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग जारी रहेगी। भैया, मैं सोच रही थी कि कोई काम शुरू करूं। अच्छा ख्याल है। देख, ऐसे में तू बिजी रहेगी ना तो तेरा मन भी लगा रहेगा और इंडिपेंडेंट भी रहेगी तू। अब गगन के साथ तेरी लड़ाई पता नहीं कब तक चलेगी। महक अभी बहुत छोटी है दामिनी, तुझे वापस ऑफिस जाकर काम करना थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगा ही। जानती हूँ दीदी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा काम मिले जो मैं घर बैठे कर सकूं। देख दामिनी,
मैं जानता हूँ तू ग्रेजुएट है, अच्छी पढ़ी लिखी है, पर घर पर तो कुछ छोटा मोटा काम ही मिल सकता है। देख, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, जानती हूँ भैया, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। अगर ऐसी बात है ना, तो शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूँ। क्या है श्याम भाई, लेवल स्टिचिंग के 5 रुपए देते। मेरे पास पहले से ही 10 आदमी है, मुझे और लोगों की जरूरत नहीं है। एक और रख लो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपने तो कहा था कि वो घर से काम करेगी। देखो श्याम भाई, अब जीन्स लाने के लिए मुझे एक लड़का भेजना तो महंगा पड़ेगा ना। देखो श्याम भाई, 200 रुपये में जीन्स बेचता हूँ, बड़ी मुश्किल से 25-30 रुपये मिलते हैं। अब लेबल स्टिचिंग के लिए मैं 7-8 लगा दूँ तो नहीं, परवड़ता नहीं। लड़का भेजने की जरूरत नहीं है भाई, ये काम मैं कर लूंगा। और आप पर जींस लेबल स्टिचिंग 5 मत देना, 4 दे देना, 3 दे देना भाई। दामिनी, अपनी लड़ाई जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। दामिनी, मैंने तुम्हारे स्टेटस अपडेट को मेरे पत्रकार दोस्त को भेजा है, वो शायद तुम्हारी मदद कर पाए। दीदी, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं। फेसबुक में एक यूपी ग्रुप है, उसमें भी मैंने दामिनी का स्टेटस फॉरवर्ड किया था। शीतल, तुम्हें क्या लगता है इससे कोई फायदा होगा क्या? उम्मीद करने में क्या बुराई है, क्या पता। अब पता नहीं मुझे क्या चाहिए, क्या हासिल होगा। अब तो उनके दिल में मेरे लिए प्यार भी नहीं बचा है, और ना ही महक के लिए लगा। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। हर बाप की तरह उसे अपना जिम्मा उठाना ही पड़ेगा। इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम ये मत सोचो कि तुम कोई झगड़ा कर रही हो, तुम्हें बस अपना हक चाहिए। तुम्हारा पति और उसका परिवार इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर बैठ नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी भावनाओं से ऐसे खेल नहीं सकता। सर, आपने बुलाया? स्टोरी दिलचस्प है। कांटेक्ट नंबर किसी शीतल चुप का दिया है। डिटेल्स निकालूं सर? स्टोरी में दम लगता है। ओके सर। पूरी स्टोरी कवर कर रहे हैं। यूपी का बहुत बड़ा अखबार है और उसकी पहुंच भी बहुत अच्छी है। अच्छा, कब छप रहा है? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, कम से कम हमारी बात तो आगे बढ़ी। इसके साथ इतनी बड़ी बात हुई और हमें पता ही नहीं चला। बहुत गलत हुआ इसके साथ। आंटी, अब तो पता चल गया है ना, अब हम सब दामिनी के साथ हैं। हाँ,
हम सब साथ हैं। हाँ हम सब साथ हैं। हेलो, क्या मैं शीतल चुग जी से बात कर सकता हूँ? जी क्या बात है? जी मैं सुनील वर्मा बोल रहा हूँ। मैं फ्रेंड्स बुक के यूपी ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आपने जो हमारे पेज पे शेयर किया वो मैंने पढ़ा और जो पेपर में छपा वो भी पढ़ा। दामिनी को आप जैसे लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं गगन की जिससे शादी हुई है उस वैशाली के परिवार को अच्छी तरह से जानता हूँ। जी? मुझे लगता है दामिनी को वैशाली के फादर प्रकाश जी से बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि गगन ने उनके साथ क्या क्या किया है। मुझे लगता है कि उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं। वैसे मैं भी उन्हें बता सकता हूँ, पर अच्छा होगा कि दामिनी खुद सीधे उनसे बात करें। अगर आप नंबर दें तो पहले मैं दामिनी से बात करना चाहूँगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी आपको दामिनी का नंबर मैसेज करती हूँ। थैंक्स। मैं क्या बात करूं? सुषमा मुझे बहुत डर लग रहा है। वो गगन की दूसरी बीवी के पिता है। डरो मत दामिनी, सुनील वर्मा खुद बात कर लेते, लेकिन तुम बात करोगी तो अलग ही असर पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। हौसला रखो। शायद वैशाली को भी गगन की इस करतूत का पता नहीं है। हेलो। नमस्ते, मेरा नाम दामिनी है। जी काम क्या है? जी वो मुझे आपको कुछ बताना है मुझे। अब बोल कहाँ से रही है? बात क्या है? देखो तुम जो भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी का हंसता खेलता घर तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। मेरी बेटी से दूर ही रहना। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? क्या बोले वो? वो माने या ना माने, सच तो सच ही रहेगा। देखते हैं वो कब तक अपने आप को भुलावे में रखना चाहते हैं और कब तक सच से भागते हैं। हमारी तरफ से ओके है। अगर ऐसा है तो हमारी तरफ से भी ओके ही है। क्यों महेश्वर? जी भाई साहब, आपने जो कहा वो सब सर माथे पर, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी एक ही तो बेटी है हमारी। विश्वनाथ जी, ये तो आपका बड़पन है। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। तो क्या करूं भाभी? बात तो फैले ही जा रही है। अखबार पढ़ा?
जी देखो गगन, गलत तो किया आपने। भाभी, जो होना था सो हो गया। आप उसकी वकील क्यों बन रही हैं? वो बेचारी 1.5 साल की बच्ची के साथ अकेले कैसे रह रही होगी? 7 फेरे 7 कस्में सब भूल गए क्या? बेवकूफी थी मेरी। बेवकूफी आपकी थी और उसकी सजा वो भुगत रही है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उसको भी यहाँ ले आऊँ? भाभी, सब खत्म हो गया है, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? बेवकूफ तो बनाया ना उसे बहकाया। आप एक कमजोर और डरपोक आदमी हो। बस भाभी, बहुत हो गया आपका प्रवचन। अब भूलिए मत कि आप इस घर का हिस्सा हैं। गांव के सरपंच से मैं मिला था, आदमी समझदार लगता है। हमारा पूरा ग्रुप दामिनी की हेल्प करना चाहता है। देखिए, मैं रामेश्वर और महेश्वर दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानता हूँ। गगन और वैशाली की शादी में भी गया था मैं। यही तो गलत हुआ है बद्रीनाथ जी। उस लड़के ने दामिनी को धोखा दिया है, धोखे से दूसरी शादी की है। अब आप ही बताइए, क्या गुजर रही होगी उस माँ पर इतने बड़े मुंबई शहर में? वो सब इसलिए क्योंकि शादी रजिस्टर नहीं हुई। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात है। अब किया क्या जाए सरपंच जी? देखिए, मैं प्रेस से हूँ और सुनील फ्रेंड्स बुक पर एक ग्रुप चलाते हैं। हमारी तो यही राय है कि दामिनी और उसकी बेटी महक को जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। देखिए, मैं रामेश्वर और महेश्वर दोनों भाइयों से जाकर बात कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह के लोग वो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, क्योंकि कागजात भी कानूनी तौर पर कुछ ज्यादा पक्के नहीं है। पर सरपंच जी, आपके बात करने का अपना ही एक वजन है। ठीक है, चलिए कोशिश करके देखते हैं। वैसे आप लोगों को मैं एक और सलाह देना चाहूंगा। हाँ हाँ, कहिए। इस महीने के आखिर में रामेश्वर के बेटे की शादी है। आप दामिनी से कहिए कि वो यहाँ आए और गगन ने उसे कैसे धोखा दिया उसका पोल खोल दे, सारे गांव में ढिंढोरा पीट दे, रिश्तेदारों के सामने बदनामी हो, तब शायद बात नए सिरे से शुरू हो पाए। मुझे लगता है दामिनी को ना महक को साथ लेके जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही मौका होगा। गगन और उसकी फैमिली को सबके सामने मजबूर होकर मानना ही पड़ेगा। लेकिन दीदी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। हौसला रखो दामिनी, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ सुनील है, राठी जी है, और सुनील ने तो एक एनजीओ से भी बात करके रखी है, वो भी मदद करने के लिए तैयार है। हाँ दामिनी, तुम हमारे साथ चलो। वैसे भी 25 को हम यूपी जा रहे हैं। ग्रेट। मोहित की शादी 28 की है। मैं सुनील से कह दूंगी, वो तुम्हें स्टेशन पर लेने के लिए आ जाएगा। कलावती आंटी, दामिनी जा रही है, बुक कर दो टिकट। बद्रीनाथ जी, आप गांव वालों के सरपंच, फिर बाहर के लोगों का जिम्मा क्यों ले रहे हैं अपने सर पे? वो हम पे कीचड़ उछाल रहे हैं और आप हमें ही पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए, पाठ पढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, कुछ तो गलत हुआ है ना। क्या गलत हुआ है? वो कोई शादी थोड़ी थी, वो तो बच्चों का बचपना था। बचपन में ही बेटी भी हो गई। अरे वो गगन की बेटी है। कौन जाने किसकी है। रामेश्वर जी, ऐसे सच को मत झुठलाइए। गगन, तुम क्यों नहीं बोलते? अब कोई बच्चे नहीं रहे, बाकायदा मर्द बन गए हो। सरपंच जी, नादानी थी, हो गई। और वैसे भी सारी गलती मेरी थोड़ी थी। बेटा, नादानी थी, गलती थी या बचपना था, जो भी था, लेकिन अब वो लड़की एक बच्ची की माँ है, तुम्हारी बच्ची की माँ। यूं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला मत झाड़ो, समझे? देखिए सरपंच जी, ये कोई गांव के तालाब, सड़क या बिजली पानी का मुद्दा नहीं है। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है और आप अपनी हद में रहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं अपनी हद में रहूंगा। मैं आपसे समझदारी की उम्मीद रख के आया था, लेकिन आप कुछ समझने को राजी नहीं। ठीक है रामेश्वर जी, वो आपके बेटे की शादी में आएगी। जो कीचड़ उछलेगा तब शायद अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो।
तो आप लोग 25 को नहीं जा रहे हो? नहीं जाना हो पाएगा दामिनी, हमारे रिश्ते में कोई गुजर गए हैं, इसलिए जाना कैंसिल हो गया है। और मैं यही पूछने आई थी कि तुम्हारे टिकट का क्या करूं? डर मत लग, वहाँ सुनील, राठी जी सब तो हैं। वहाँ तुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं लगेगा, चिंता मत कर। काट दूंगा तुझे और तेरी बेटी दोनों को। कौन बोल रहा है? मोहित बोल रहा हूं मैं, गगन का भाई। सुना है कि तू मेरी शादी में हंगामा करने के लिए आ रही है? देख, गगन ने तेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये जिनकी भी शय पे तो इतना उछल रही है ना, नहीं डरता मैं किसी से, बोल देना जाके उनको। लेकिन अगर तू यहाँ पे आई तो तेरी वापसी की टिकट बेकार जाएगी। हेलो हेलो, दामिनी, 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 क्या कर रही है लड़की दीदी? 7 बज गए हैं, 8:30 की ट्रेन है। दामिनी, दामिनी, दामिनी दरवाजा खोल। दामिनी ट्रेन छूट जाएगी यार। दामिनी दरवाजा खोल। क्या हुआ, जाना नहीं है क्या? मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, पर जैसी महक का ख्याल आता है मैं घबरा जाती हूँ। मैं महक की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। दामिनी, राठी जी, सुनील, उसका पूरा ग्रुप सब तुम्हें लेने आएंगे, और वो गगन और मोहित तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने अपनी इन आंखों से भरी भीड़ में मार काट होते हुए देखा, अपनी जान बचाती पागलों की तरह छिपती फिरी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं महक की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। ये धमकी झूठी हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने चाकू निकाल लिया और महक को चोट लग गई तो मैं क्या करूंगी? किसके लिए जीऊंगी मैं? किसके लिए लड़ूंगी? क्या मतलब रह जाएगा मेरी इस लड़ाई का? हाय सुनील। हेलो, दामिनी निकल गई ना? नहीं सुनील, वो नहीं निकली। क्यों, क्या हुआ? सुनील, वो मोहित है ना जिसकी शादी होने वाली थी, उसने दामिनी को फोन पर धमकी दी है। क्या बकवास है। अब है कहाँ दामिनी अभी? वो अपने घर पर ही है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, वो आएगी, कुछ नहीं होगा उसे।
मुझे माफ कर दीजिए सुनील जी। तुम क्यों माफी मांग रही हो दामिनी? माफी तो हमें मांगनी चाहिए, जो इतना भी यकीन पैदा नहीं कर पाए कि तुम और महक हमारे साथ एकदम सेफ है। सुनील जी प्लीज आप माफी मत मांगिए। मतलब तुम्हें हम पर यकीन है ना? गुड, तुम हवाई जहाज से आ जाओ, मेरा वादा है कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें ना महक को। लेकिन सुनील जी। दामिनी यकीन करती हो ना हम पर? पर कुछ नहीं दामिनी, बस तुम आ जाओ, मैं अभी फ्लाइट चेक करके बताता हूँ। मेरा यकीन मानो, तुम्हारा और महक का यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? चिंता मत करो, तुम बस आ जाओ। कल सुबह की फ्लाइट है, 15,000 टिकट। नहीं दीदी, ये बहुत ज्यादा है। कल 26 है, शादी 28 की है। तुम देर से देर वहां पर 27 को पहुंचोगी तो भी चलेगा। हाँ भैया, 27 की टिकट देखिए। एक मिनट। 11,500 का है, चलेगा? 7,000 तो है, 4,500 कम पड़ रहे हैं। दीदी अभी भी 2,000 कम है। अरे टेंशन मत ले यार, एयर होस्टेस से पूछ लेना कि सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं। और फिर तेरे साथ तू महक है, सब तेरे आसपास मंडराती रहेंगी। और कोई भी टेंशन हो ना तो ऊपर एक बटन होता है, उसे दबा लेना या किसी से ही पूछ लेना। देखना, पहली बार सफर कर रही हूँ और वो भी सीधा हवाई जहाज में। अरे डर मत तू, हवाई जहाज तूने थोड़ी ना उड़ाना है, उसके लिए पायलट रहेगा वहां पे। एक्सक्यूज मी, आप दामिनी जी? आप आइए हमारे साथ। आइए देखिए, आइए। सुनील वर्मा। आप राठी जी? नमस्कार। और आप शर्मिला जी? नमस्ते। चलो दामिनी, तुम्हारे ससुराल चलते हैं। चलो। दामिनी, तुम्हारी लड़ाई अब हमारी लड़ाई है।
दामिनी, आप सरपंच बद्रीनाथ जी हैं। सारा गांव तुम्हारे साथ है दामिनी, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। दामिनी, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाओ भाई, आजाओ, चलो। लगता है ये सारे घर छोड़कर भाग गए। कोई बात नहीं, हम लोग रामेश्वर जी के घर जा रहे हैं। चलो। रामेश्वर जी, आपके भाई और उनके परिवार वाले कहाँ हैं? पता नहीं, कहीं गए होंगे। अच्छा, हमने सुना कि आपके बेटे की शादी की तारीख आगे बढ़ गई है। इससे आपका या इन गांव वालों का कोई लेना देना नहीं। गगन कहाँ है? उससे मिलने उसकी बेटी और उसकी पत्नी आई है। देखिए सरपंच जी, कौन आया है, किससे मिलने आया है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। रामेश्वर जी, बेहतर होगा कि आपका भाई और उनका बेटा सामने आए और दामिनी को अपनाएं। हम 15 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर वो इस नोटिस को नजरअंदाज करते हैं और सामने नहीं आते तो अंजाम भुगतने को तैयार है। सरपंच जी, हमारे एनजीओ के ऑफिस में एक अच्छी सी जगह है जहां दामिनी और महक आराम से रुक सकते हैं और हम इनका पूरा ख्याल भी रखेंगे। और हाँ, मैं मजिस्ट्रेट के सामने पिटीशन भी दायर करूंगी। यूपी के टॉप लॉयर्स हमारे दोस्त हैं। दामिनी का केस अब वही लड़ेंगे। और इस केस पर जितना भी खर्चा आएगा उसके लिए फंड रेज मैं करूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए वो एक पैसा भी नहीं देगा। देखिए, मेरे ख्याल में हमें 15 दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर गगन और उसके परिवार वाले नहीं आते तो फिर आप लोग जैसे ठीक समझे वैसे करें। अगले महीने में इस जिले के सभी गांवों की महापंचायत बुलाने वाला हूं। उसमें हम लोग गगन, उसके परिवार और उसके सारे रिश्तेदारों का बहिष्कार करेंगे। हुक्का पानी बंद करवा देंगे। हो सकता है सामाजिक दबाव के कारण वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। दामिनी, चिंता मत करो। जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। 15 दिन हो गए लेकिन गगन और उसके परिवार वालों की तरफ से कोई खबर नहीं आई। गगन और गगन के परिवार वालों ने सरासर गलत किया है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, आखिर वो लड़की पुलिस में जाकर शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा रही है? उसके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। बस लड़का लड़की की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ गवाह हैं। इस लड़की के साथ धोखा किया गया है। सामाजिक रूप से देखा जाए तो हमें इस लड़की का साथ देना चाहिए। इसे इसका अधिकार दिलाना चाहिए। एक बहू बेटी का जो हक होता है वो इसे मिलना चाहिए। अगर गगन इस लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहता तो न रखे, लेकिन इसका और अपनी बेटी का खर्च देना चाहिए, जो हर आदमी का, हर पति का, हर पिता का कर्तव्य होता है। आप कहना क्या चाहते हैं बद्रीनाथ जी? मेरा कहना है कि हमें गगन, उसके परिवार और उसके सारे रिश्तेदारों का सभी गांवों से बहिष्कार कर देना चाहिए। हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। देखिए, मसले एक हद तक व्यक्तिगत होते हैं। अगर किसी इंसान की किसी गलत हरकत से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी पर फर्क पड़े तो मसला व्यक्तिगत नहीं रह जाता, जाती नहीं रह जाता। तो ऐसे इंसान को समाज के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। हमारी सहमति आपके साथ है। हम सब आपके साथ है। अरे हमें मंजूर है। हमें भी ठीक लगता है। हम सब आपके साथ है।
सर ये साफ साफ दहेज, मेंटल टॉर्चर और बेगमी का केस है। ठीक है, भी आए अपनी सफाई दें। मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी करता हूं। तीन नोटिस आ चुके, अब क्या करेंगे हम? पता नहीं। आपके और आपके रिश्तेदार रामेश्वर देव के पते पर 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं। आपको सूचित किया जाता है कि यह मैजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा आपको आखिरी नोटिस भेजा जा रहा है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 8 मार्च 2013 को आप हाजिर होंगे। अगर ऐसा करने में आप असमर्थ होते हैं तो अदालत आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेगी। उसे पेश होना ही पड़ेगा दामिनी, अब उसे वो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। हाँ दामिनी, और जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। मुझे तो इंसाफ की उम्मीद ही नहीं बची थी, लेकिन अब मुझे जाना होगा, काम करना होगा, अपनी बच्ची के लिए जीना होगा। हम समझते हैं दामिनी, लेकिन कभी भी एक पल के लिए भी हथियार डालने की मत सोचना। और हम भी हथियार डालने वाले नहीं। हम लड़ेंगे जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती। ऐसे दम दबाकर भागे हैं, पता नहीं किस बिल में जाके छुपे हैं। मैं नहीं जानती थी कि गगन मुझसे इतनी बुरी तरह से छुटकारा पाना चाहते थे। खेल खेलने की क्या जरूरत थी? मुझसे एक बार कहते कि उनके दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो गया है, मैं उन्हें जाने देती। मैं भी कितनी नादान थी, छोटे छोटे पलों में खुशियां तलाशती रही। दामिनी, कुछ यादें कड़वी ही होती हैं, कुछ तजुर्बे बुरे ही होते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ उनसे नहीं बनती। नमस्ते, आप दामिनी है ना? जी। मैं वैशाली का फादर प्रकाश चौबे।
मुझे माफ करना, मैंने फोन पे तुमसे ठीक से बात नहीं की थी। जी कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़े हैं। दामिनी बेटा, मैं बहुत आभारी हूँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वैशाली उस आदमी की पत्नी है। वैशाली मेरी इकलौती बेटी है। मेरा जो कुछ भी है सब कुछ उसी का है। मैं कितना बेवकूफ था कि सब कुछ उस आदमी के नाम कर दिया। बेटी, मैं भीख मांगता हूं, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। अगर मुझे पता होता तो मैं मेरी बेटी की शादी उस आदमी से कभी नहीं करता। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लो बेटी, इसमें काफी पैसा है, प्लीज ले लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। ले लो। देखिए, मुझे आपके ये पैसे नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि गगन ये स्वीकार करे कि उन्होंने मुझसे शादी की। वो ये माने कि महक उनकी बेटी है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जायज तरीके से बड़ी हो, और जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती, गगन उसे सपोर्ट करे। बात रही आपकी बेटी की, तो वो गगन के साथ खुशी से रह सकती है। मैं उनके बीच में कभी नहीं आऊंगी। दामिनी की जंग अभी जारी है। इस केस की सुनवाई 8 मार्च 2013 को मुकर्रर की गई थी और उस दिन गगन को कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन उस दिन भी गगन या उसके परिवार से कोई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। कोर्ट में अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2013 को होगी और अगर उस दिन भी गगन कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ तो इस केस में कोर्ट को मजबूरन एक तरफा डिसीजन लेना होगा, जो कि दामिनी के हित में होगा। दामिनी ने कोर्ट में गगन की तरफ से मेंटेनेंस दिए जाने की अपील की है, जिसमें दामिनी के लिए जिंदगी भर का मेंटेनेंस और बेटी महक के लिए उसके पालन पोषण का खर्चा शामिल है, जब तक कि महक की शादी नहीं हो जाती। दामिनी के नाम पर एक घर दिए जाने की मांग भी रखी गई है। कोर्ट गगन और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच करेगा और उसके अनुरूप मेंटेनेंस की रकम तय की जाएगी। एक सोशल नेटवर्किंग साइट, मीडिया, गांव की पंचायत और सरकारी तंत्र धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सब मजबूती से दामिनी की मदद के लिए आगे आए। दामिनी, जिसे बरगला के एक आदमी ने शादी की और फिर उसे अपने ही हाल पर छोड़ दिया। एक पड़ोसी कपल, वहीं की एक निवासी और अनेकों लोग दामिनी के साथ खड़े हुए और उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। हाँ, हम कर सकते हैं। अगर हम दिल से चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, किसी दूसरे को तकलीफ में देखकर अनजान न बने। उठें और सामने आकर उसकी मदद करें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।